लेकिन अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। पंजाब और उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार कल खत्म हो गया और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि प्रचार थम गया है और कल अहम दिन है, मतदान होना है। पंजाब में 117 सीटों पर मतदान होगा और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है 16 जिलों की 59 सीटों पर। दोनों राज्यों में कल यानी रविवार के दिन वोटिंग होनी है। पंजाब की सभी 117 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग है। दोनों राज्यों में पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी है। तो कल अहम दिन। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान कल होना है, जो कि 16 जिलों की 59 सीटों पर। चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरा दम दिखाया और अगर पंजाब की बात की जाए तो कल पंजाब में भी धुआंधार प्रचार हुआ। तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। पंजाब में वोटिंग के ठीक पहले खालिस्तानी कनेक्शन को लेकर अब घमासान मचता दिख रहा है। केजरीवाल और उनके पूर्व सहयोगी कुमार विश्वास में आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी लगी है। विश्वास के मुताबिक केजरीवाल चुनावी फायदे के लिए खालिस्तानी समर्थकों से भी हाथ मिलाने को तैयार थे। ये रिपोर्ट देखिए। एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं। ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है, लेकिन कम से कम उन 2 लोगों में, उन 2 पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली। मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, क्या साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। तो कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और खालिस्तानी कनेक्शन पर अब चुनावी घमासान मच गया है। केजरीवाल को लेकर उठे इस विवाद में दूसरी पार्टियां भी जमकर हमलावर हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच करवाने को कहा है। उस चिट्ठी पर एक नजर डालते हैं। पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। सीएम चन्नी ने पीएम को यह चिट्ठी लिखी है और इस पूरे मामले पर जांच करने के लिए कहा है। और श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी, आपके पत्र के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी और प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है।
इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं है। आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अमित शाह ने सीएम चन्नी की चिट्ठी का ये जवाब दिया। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव की कल तीसरे दौर की 59 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन चौथे दौर के लिए दिग्गजों का प्रचार अभियान भी जारी है। देखिए आज कौन कौन से नेता कहां प्रचार करेंगे। अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही अखिलेश यादव और प्रियंका सभी इस वक्त मैदान में हैं। रायबरेली में अमित शाह और प्रियंका आमने सामने होंगे, तो पीलीभीत में योगी और अखिलेश आमने सामने होंगे। तो आज यूपी में दिग्गजों के प्रचार का दिन है और कौन कौन से वो दिग्गज नेता हैं जो आज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव प्रचार को गति दे रहे हैं, क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होना है। अब आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को कल सजा का ऐलान किया गया, लेकिन यूपी में इस फैसले को लेकर चुनावी गर्मी बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि धमाके के मुख्य दोषी के पिता समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आज गुजरात के अहमदाबाद के एक न्यायालय ने गुजरात के एक सीरियल ब्लास्ट के मामले में अपना फैसला सुनाया है। उसमें मृत्युदंड प्राप्त होने वाला एक आतंकी का संबंध दुर्भाग्य से आजमगढ़ से भी है और उसके परिवार का संबंध समाजवादी पार्टी से है। आप अनुमान कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के मंसूबे क्या हैं। उनकी संवेदना केवल और केवल पेशेवर अपराधी, माफिया या आतंकवादियों के प्रति थी, और चाहे वह 2012 की घटना रही हो और चाहे वह आज न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा प्राप्त होने वाला वह आतंकी हो, जिसके कारण दर्जनों लोग गुजरात के अंदर मारे गए थे। ये दोनों घटनाएं इस बात को बताती हैं कि समाजवादी पार्टी का साथ आतंकवादियों के समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, ये उनकी स्पष्ट झलक हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जमकर चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। कल वह नेताजी को भी लेकर के चले गए, मुलायम सिंह जी को, और मुलायम सिंह जी बेचारे मंच पे गए और मंच पे जाते ही उन्होंने कहा ठीक है भाइयों बहनों, आप जो है करहल में जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्लाते रह रहे थे, कह रहे थे कि आप बोलिए ना इनको वोट देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिसको यहां की जनता जिताना चाहती जिता दीजिए। यानी उन्हें नाम भी नहीं मालूम था। आप मुझे एक बात बताइए, कोई पिता और कोई पुत्र का संबंध है तो पुत्र अपने पिता का पैर कहां छुएगा? घर में छुएगा या मंच पे छुएगा? घर में पैर छूने के लिए घर होता है ना। लेकिन देखिए क्या संबंध है, घर में बोलचाल नहीं होती, मंच पर दिखाने के लिए कि हम भी बाप का पैर छू रहे हैं। ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी है, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है,
मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए, उनके समर्थक और नेता। और मैं कह के जा रहा हूं ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। और बात यूक्रेन में जारी तनाव की। यूक्रेन में युद्ध की आशंका के मद्देनजर भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीयों को निकालने का फैसला किया है। इसके लिए एयर इंडिया की 3 फ्लाइट तय कर दी गई हैं। केंद्र का भारतीयों को वापस लाने का फैसला, एयर इंडिया की 3 विशेष उड़ानें तय की गई हैं। तो जो भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें देश वापस लाने की ये कोशिश। अहमदाबाद में जुलाई 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में 49 दोषियों में से 38 को सजाए मौत दी गई है। बाकी के 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। घटना के 13 साल बाद ये ऐतिहासिक फैसला आया है, जहां एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से पहले केवल राजीव गांधी हत्याकांड के मामले में ही एक साथ 26 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई थी। बचाव पक्ष ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ अपील करेगा। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अहमदाबाद सीरियल धमाकों के करीब 14 साल बाद फैसला आया। अदालत ने यूएपीए के तहत 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 को उम्र कैद मिली। 8 फरवरी को कोर्ट ने 77 आरोपियों में से 49 को दोषी करार दिया था, जबकि 28 आरोपियों को बरी कर दिया था। इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 13 साल से सुनवाई चल रही थी। आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अहमदाबाद सेंट्रल जेल, भोपाल जेल, इसके बाद में तिहाड़, मुंबई, बेंगलुरु, केरला एंड गया, वहां से सब एक्यूज को यहाँ प्रोड्यूस किया था इन वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड देयर आफ्टर ऑनरेबल कोर्ट हैज ये जो ऑर्डर पास किया है वो। सर, कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या ऐसे एविडेंस थे जिसे कोर्ट ने माना है? इसमें एविडेंस तो 1163 विटनेसेस का एविडेंस रहा है। इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने जो है कॉन्स्पिरेसी जो भी है वो मानी है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये लोगों ने ये बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो भी कॉन्स्पिरेसी किया है वो भी माना है। यहाँ ये जो भी एक्यूज है वो अलग अलग जगह से यहाँ गुजरात में आए थे, वो अलग अलग जगहों पे रहे थे। इसके बाद में अलग अलग जगह पे मीटिंग की थी और बॉम्ब ब्लास्ट करने का जो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी रचा था वो सब माना है। करीब 7000 पन्नों के फैसले में अदालत ने इस गुनाह को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया। 38 आरोपियों को तो फांसी होगी ही, अन्य 11 को भी मरते दम तक जेल में रहना पड़ेगा। जिन 38 आरोपियों को फांसी मिली है वो आईपीसी की धारा 302, 120B और यूएपीए की धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं। उम्र कैद पाने वालों को आपराधिक साजिश और यूएपीए की धारा के तहत दोषी पाया गया है। एक बार उनमें से कुछ दरिंदों के चेहरे और नाम जान लेते हैं, जिनके हाथ 56 मासूम लोगों के कत्ल से रंगे हैं। जाहिद उर्फ जावेद, इमरान इब्राहिम शेख, इकबाल कासम शेख, शमसुद्दीन शहाबुद्दीन शेख, गयासुद्दीन अब्दुल अली मंसारी, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इकबाल कागजी और मोहम्मद उस्मान मोहम्मद अनीस अगरबत्तीवाला समेत 38 दरिंदों के हाथ 56 मासूम लोगों के कत्ल से रंगे हैं। सबसे दिलचस्प मामला ये है नेहा की जो अक्यूज थे उन अक्यूज को डिजिटली आज कोर्ट में पेश किया गया था। यानी अहमदाबाद की साबरमती जेल, भोपाल की जेल, मुंबई की जेल, बेंगलुरु की जेल, दिल्ली की जेल, वहां से ये सारे लोग ऑनलाइन कोर्ट के अंदर सुनवाई सुन रहे थे और फांसी की सजा सुनाई गई है। उस खौफनाक दिन को रमन भाई माली अपना एक पैर गंवा बैठे। जान बच गई, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। रमन भाई धमाकों में घायल हुए लोगों की मदद करने के लिए अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे थे। आतंकियों को पता था कि धमाकों के बाद अस्पतालों में भीड़ होगी, लोग अपनों की खोज खबर लेने जुटेंगे, इसलिए उन्होंने वहां भी बम प्लांट किए। अस्पताल में हुए धमाकों में कई मरीज, मेडिकल स्टाफ और घायलों की मदद करने आए लोग भी मारे गए। 26 जुलाई 2008 से जो हम इंतजार करते थे, उस समय हमारे दिल में एक ही था कि इतना
खराब कृत्य किया है तो इन सभी को फांसी होनी चाहिए। पर आज के दिन 38 लोगों को फांसी हुई और 11 आदमी को आजीवन कैद की सजा जो न्याय तंत्र ने सुनाई है, उससे इतने दिन जो हमारे सीने में दर्द था वो आज हमारा दर्द मिटा है। उसी से हमें एक संतोष मिला है कि भारत के न्याय तंत्र में कोई भी छूट नहीं सकता है और जैसा उन्होंने गुनाह किया है वैसी उनको सजा मिली है। कोर्ट ने इन धमाकों के पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। टोटल 2,85,000 का फाइन किया है टू ऑल द एक्यूज, और एक्यूज नंबर 7 जो है उसको 2,88,000 का फाइन किया है। 1 लाख का कॉम्पेंसेशन जो भी गुजर गए हैं उनके वारसदारों को देने का ऑर्डर किया है। 50,000 रुपीज जिसको गंभीर इंजर्ड जो भी हुए थे उनको देने का ऑर्डर किया है, और 25,000 रुपीज जो भी है वो जिसको सिंपल इंजरी हुई थी उसको देने का कॉम्पेंसेशन का अवार्ड हुआ है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 धमाके हुए थे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल, LG अस्पताल, बसों, साइकिलों, कार और दूसरी जगह पर बम फटे थे। सूरत में भी अगले कुछ दिनों तक 29 जिंदा बम पाए गए, पर कोई भी बम नहीं फटा। सूरत की 15 और अहमदाबाद की 20 FIR मिलाकर ट्रायल दिसंबर 2009 से शुरू हुआ। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच की। पुलिस ने दावा किया कि धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, जिसने 2002 के गोधरा दंगों का बदला लेने के लिए इन धमाकों को अंजाम दिया। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।